हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर। आज हम लोग बीए के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस के उसको करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन है जो भारतीय संविधान से है। किससे है? भारतीय संविधान से ये क्वेश्चन है। अब चलिए इसको एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे, डिटेल सॉल्यूशंस जो भी होंगे बताएंगे, और भी जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन पाते हैं उसको भी हम बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो अगर हम लोग बात करें गणना की दृष्टि से, तो गणना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भाई 400 से ऊपर पहुंच गए हैं और 10 अनुसूचियां हो चुकी हैं आज, अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए। क्योंकि वर्तमान समय में कह रहा है ना, तो वर्तमान समय में संशोधन के द्वारा ठीक है, ये जो अनुसूची है, जो अनुच्छेद है, जो इसके भाग है, उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो वर्तमान समय में कितने हो गए हैं? 400 अनुच्छेद। 400 क्या, आज के डेट में वर्तमान समय में देखा जाए तो 450 के आसपास हो चुके हैं, ठीक है। और 10 अनुसूचियां हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर पूछे क्वेश्चन कि वर्तमान समय में, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, उस समय कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। 8 अनुसूचियां, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एट प्रेजेंट हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ द कैलकुलेशंस। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत अब नहीं रह गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 42वें संविधान संशोधन या फिर 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें जो शब्द जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना। जोड़ा किसमें गया था? प्रस्तावना में जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन पूछता है कि जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, क्या संविधान का भाग है? तो हाँ, भाग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लोकतंत्र समाजवादी, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको जोड़ा नहीं गया था। राजनीतिक दल को भी नहीं जोड़ा गया था, न्याय को भी नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। हालांकि न्याय को बहुत पहले ही स्टार्टिंग में ही जोड़ दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। Which words was added the preamble by the 42 constitutional amendment, ठीक है ना। 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसके द्वारा इसमें जो है सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को जोड़ दिया गया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, एक 44वां संविधान संशोधन था, ये क्यों फेमस है, ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये जो है, जो फंडामेंटल राइट्स था, कौन? संपत्ति का अधिकार, या फिर संपत्ति का अधिकार जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो था, इसके द्वारा जो किया गया था, अपना मतलब एक तरीके से इसको फंडामेंटल राइट समझा गया था, मूल अधिकार समझा गया था, ठीक है ना। लेकिन इसको जो है बदल दिया गया और इसको कर दिया गया क्या? तो आपका कानूनी अधिकार हो जाएगा। क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार का मतलब क्या होता है? कि कानूनी अधिकार का मतलब ये होता है कि सरकार कभी भी चाहे, जब भी चाहे, आपसे ये संपत्ति आपको उचित मुआवजा देकर के ले सकती है, ठीक है। आगे देखिए, उद्देशिका है संविधान का भाग, संविधान से उच्च, संविधान का भाग नहीं है, इनमें से कोई नहीं। The preamble is part of the constitutions higher than the constitution, not a part of constitutions and not none of this। तो क्या होगा? तो ये है part of constitution, part of the constitution, यानी कि संविधान का भाग ये है, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए, एक आपने केशवानंद भारती का नाम सुना होगा, केशवानंद भारती केस का नाम सुना होगा, ठीक है। इसी में ये डिसाइड किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है, या फिर अवधारणा अपनाई गई है? द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन
adopt in India। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब संविधान सभा के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो विभिन्न प्रावधानों को विभिन्न प्रकार के देशों से लिया गया था। उसी में एक ये भी प्रावधान था सिंगल सिटीजनशिप, जिसे हम लोग एकल नागरिकता इंग्लिश में हिंदी में बोल सकते हैं। ये लिया गया था ब्रिटेन से, ठीक है ना। ये कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। संसदात्मक शासन जो व्यवस्था है, संसदात्मक शासन व्यवस्था, ये भी यहीं से लिया गया था, ठीक है। और संघात्मक जो शासन व्यवस्था है, संघ का निर्माण किस तरीके से होगा, ये कनाडा से। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार जो लिया गया था, ये कहां से लिया गया था? फंडामेंटल राइट्स, ये अमेरिका से। फ्रांस से क्या लिया गया था? तो फ्रांस में आपने सुना होगा कि क्रांति हुई थी, क्रांति, उसमें से स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व, ठीक है ना। ब्रदरहुड कह सकते हैं और इक्वलिटी कह सकते हैं, फ्रीडम कह सकते हैं। ये सारी चीजें हमने कहां से ली थी? ये सारी चीजें हमने ली थी कहां से? तो ये सारी चीजें हमने ली थी आपका जो फ्रांस का क्रांति हुआ था उससे ये आया था, और उसी समय हमने वहां से ले लिया था, ठीक है। तो बस ये जो 4 प्रावधान है 4 देशों से लिए गए थे, जो आपके सामने है, मैंने देखा। एक चीज और था, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, और भी बहुत सी चीजें ली गई थी। जहां पे क्वेश्चन आएगा वहां पे बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता का निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा संसद, ठीक है। सही आंसर पार्लियामेंट के पास नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार है। पार्लियामेंट ही चाहेगी तभी आप इंडिया के नागरिक हो सकते हैं, अन्यथा आप इंडिया के नागरिक नहीं हैं। क्या यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई? भाई ये सब क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, टारगेट गुरुकुल टारगेट सेमेस्टर लेकर के आपके समक्ष आया है। आप लोग अभी भी, आप लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से हम तैयारी करें, कैसे क्वेश्चंस को कवर करें, तो आपके लिए जो टारगेट गुरुकुल है वो सबसे सुनहरा मौका लेकर के आया। आप लोग देख सकते हैं एक बैच है जिसका नाम है सारथी देगा साथ और हर बच्चा करेगा सेमेस्टर टॉप, ठीक है। तो ये सारथी नामक बैच है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें जितना जल्दी से जल्दी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लें उतना आपके लिए बेहतरीन होगा। बीए सेकेंड सेमेस्टर के लिए ये आपका रामबाण साबित होगा। 100% क्वेश्चन यहीं से छपने वाले हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। आप पिछला रिव्यू उठा करके देख लीजिएगा, बच्चों का जो एक तरीके से डाउट सेशन है या फिर जो बच्चों का अपना ओपिनियन है उसको उठा करके देख लीजिएगा। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं सिर्फ और सिर्फ ये जो सारथी नामक बैच है। फीचर्स की पहले सब्जेक्ट की बात कर लें, किसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है। देखिए बाबू, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक, ये सभी के सभी सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग यहाँ देख सकते हैं मिलेगा क्या क्या, इसके फीचर्स क्या क्या है। तो भाई थ्योरी क्वेश्चंस, क्लास नोट्स, पीडीएफ, ये सब के सब आपको टारगेट गुरुकुल ऐप में मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि अभी हम आपको बता रहे हैं ये भी आपको ऐप में मिल जाएंगे। शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ पर्सनल मेंटरशिप, आपको मुझसे जुड़ने का मौका मिलेगा, आपको मुझसे पढ़ने का, मुझसे सजेशन लेने का मौका मिलेगा, और मैं किसी भी प्रकार से आपका साथ जब तक आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर जाते हैं तब तक नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। तो भाई जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितना आप लेट करोगे उतना आपके लिए समस्या तो होगी होगी, ठीक है। अभी आइडिया आपको नहीं होगा कि कैसे पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ आइडिया हो जाएगा क्योंकि हम आपको यहाँ पे गाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई, और आपने देखा ये जो 5वां क्वेश्चन था, 5वां में जो नागरिकता का निर्धारण कर रहा है, कौन कर रहा है? पार्लियामेंट, ठीक है। चले भाई आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव प्रपोजल इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे इन्होंने उद्देश्य को प्रस्तावित किया था। आगे चल करके यही उद्देश्य जो है प्रियम्बल का काम किया, प्रियम्बल बन गया, ठीक है, ठीक है। यही जो है क्या बन गया? प्रस्तावना बन गया। क्या बन गया? प्रस्तावना।
जिसे हम लोग उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, उद्देशिका। ठीक है, उद्देशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई? और ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, समिति के अध्यक्ष यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष थे। बी एन राव, ये जो है कानूनी सलाहकार थे, कानूनी सलाहकार थे। ठीक है, कानूनी सलाहकार थे। ठीक है, क्लियर है, सलाहकार। ठीक है, आगे देखिए, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये जो है अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष। ठीक है, एक तरीके से हम लोग इनको प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, अध्यक्ष थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यह प्रथम अध्यक्ष थे? नहीं, ये दूसरे अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि उस समय संविधान सभा स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन किसी को आइडिया नहीं था कि कैसे होगा, क्या होगा। तो फिर एज में ज्यादा होने के कारण जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको क्या बना दिया गया था? उनको अध्यक्ष बना दिया गया था। और फाइनली जो है 2 दिन बाद, ठीक है, जब दूसरी बैठक होती है तो उसमें जो है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इनको परमानेंट अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का प्रथम प्रारूप सभा के किस सलाहकार, सॉरी, संविधान का प्रथम प्रारूप सभा के किस सलाहकार के निर्देशन में किया गया था? अंडर द डायरेक्शन ऑफ विच एडवाइजर्स टू द असेंबली वाज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, यही जो है जितने भी ड्राफ्टिंग कमेटी की जो कुछ भी चीजें थी, इन्होंने ही कंडक्ट किया था। ओवरऑल प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के नाते जो है प्रारूप सभा का जितना भी काम हुआ था, सभी के सभी को इन्होंने ही लीड किया। ठीक है, आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रथम अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ठीक है, अब याद रखिएगा डेट, 9 दिसंबर 1949, 11 दिसंबर 1949 और 13 दिसंबर 1949, ये तीनों डेट आप याद रखिएगा। ठीक है, 11 दिसंबर 1949 को जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, इनको जो है क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसके निर्देशन पर संविधान का दूसरा प्रारूप तैयार किया गया था? On whose direction was second draft of the constitution prepared? तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो सजेशन थे या फिर एक तरीके से निर्देशन में दूसरा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, वो भी इन्हीं के निर्देशन में तैयार किया गया था। चूंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इसलिए इनको ज्यादा अवेलेबिलिटी भी मिलती थी और इन्होंने ही तैयार किया था। ठीक है, आगे देखें तो ये जो है देखिए सही आंसर हो जाएगा। ये जो डॉक्टर अम्बेडकर महोदय थे, ये चेयरमैन थे किसके? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, नेहरू ने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये जो है उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे। क्या किए थे? उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने पारित किया था। ज्योतिबा फुले जो है ये यहाँ पे है ही नहीं। ज्योतिबा फुले तो सत्य शोधक समाज के प्रणेता थे, सत्य शोधक समाज के प्रणेता थे, सत्य शोधक समाज। ठीक है, क्लियर? तो ये यहाँ पे है नहीं। महात्मा गांधी जी भी थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी थे, तो ये भी अपने हिसाब से विभिन्न प्रकार के कार्यों को किए और राजनीति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। भारत को स्वतंत्र कराने में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संविधान सभा में प्रस्ताव रखा कि, किसने संविधान सभा में प्रस्ताव रखा कि सभा द्वारा निर्वाचित संविधान को पारित किया जाए? हु प्रपोज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टेड बाय द असेंबली शुड बी पास्ड? तो यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर जी थे। कौन? डॉक्टर अंबेडकर जी थे। ठीक है, इन्होंने जब पूरी तरीके से ड्राफ्ट तैयार कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन का, तब जाकर के इन्होंने संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उनके समक्ष रखे और संविधान को पास किया।
कब भाई? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई हैं। अब आगे देखिए, संविधान कब से भारतीय गणतंत्र पर लागू हुआ? तो भाई 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ठीक है, अच्छा क्यों क्यों 26 जनवरी को चुना गया भाई? 26 जनवरी को क्यों चुना गया? ठीक है, तो ये इसलिए चुना गया क्योंकि पहली बार जो स्वराज की मांग की गई थी, या फिर पहली बार झंडा लहराने का काम 1929 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। स्वराज की पहली बार मांग की गई थी, तो इनके योगदान को देखते हुए, इसी समय अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था, तो इनके योगदान को देखते हुए फाइनली देखा गया कि भाई उनके दिन को भी तो याद रखना है। तो उनके दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को जो है, हालांकि 26 नवंबर 1949 को ही लागू मतलब बन गया था, बन करके तैयार हो गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारत में हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम अधिकारी थे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन बिकॉम चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फर्स्ट इंडिया मतलब फर्स्ट वो इंडियन कौन थे जो पहली बार हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त हुए थे? तो वो थे सर विलियम व्यो। कौन थे? सर विलियम व्यो। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडिया टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा आपका सर विलियम व्यो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा किसका मत है वर्तमान संविधान निश्चयात्मक रूप से 1935 का भारतीय शासन अधिनियम ही है जिसमें केवल मताधिकार को और जोड़ दिया गया? तो केवल मताधिकार को और जोड़ दिया गया है, बाकी ये पूरी तरीके से वही संविधान है। तो ये जो है पंजाब राव देशमुख जी जो थे उन्होंने कहा था, पंजाब राव देशमुख जी जो थे इन्होंने कहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 1935 का जो अधिनियम था बहुत बड़ा अधिनियम था, और इसको लगभग 50 से 60% तक डायरेक्टली ले लिया गया, 60% तक डायरेक्टली इसको ऑब्जर्व कर लिया गया। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो संविधान बनाया गया उसमें सबसे ज्यादा महत्व किसका है? 1935 के अधिनियम का महत्व। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का। 15 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में हाई कमिश्नर उच्चायुक्त का पद किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया? द पोस्ट ऑफ हाई कमिश्नर हाई कमिश्नर उसे उच्चायुक्त को बोला जाता है इन इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच एक्ट? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा जो हाई कमिश्नर का उच्चायुक्त नामक पद है उसको सृजित किया गया था। उसको क्या किया गया था? सृजित किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अब भाई आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण किया गया था? न्यायिक पुनरावलोकन, 16 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज आल्सो अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। इसका मतलब क्या होता है इसको भी थोड़ा सा समझ लो। अमेरिका के संविधान से लिया गया था। इसका मतलब ये होता है कि जब न्यायालय के द्वारा कोई भी निर्णय दे दिया गया, ठीक है, न्यायालय के द्वारा कोई भी निर्णय दे दिया गया, इत्तेफाक से न्यायालय को बाद में महसूस होता है कि हमारे द्वारा जो निर्णय दिया गया वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो फिर वो उसको क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है, दोबारा से उसको देख सकता है कि नहीं नहीं हमने जो है गलत निर्णय दे दिया था, दोबारा हमको देना है निर्णय। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर किसी भी प्रकार का कोई कानून लागू कर दिया जाता है तो उसकी सत्यता को जांचने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। दो कंडीशन में इसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होंगी। यही है फ्रांसीसी के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, कनाडा से संघ, और ब्रिटिश से क्या लिया गया था? सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और
आत्मार्पित करते हैं, ये कहाँ कहा गया है, ठीक है ना। वी द पीपुल ऑफ इंडिया हियर बाई एडॉप्ट enact and submit to the constitutions has it been said। तो ये कहा गया था प्रियम्बल में। कहाँ कहा गया था? प्रियम्बल। प्रियम्बल में लास्ट में कहा गया है कि हम अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये प्रियम्बल का ही एक भाग है, ठीक है ना, प्रियम्बल में कहा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता को प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो इसको बता दिए हैं, 42वां संविधान संशोधन। बाय विच अमेंडमेंट सेकुलरिज्म एडेड टू द प्रियम्बल। प्रियम्बल में सेकुलरिज्म को ऐड किया गया, तो ये 42वां जो अमेंडमेंट था उसके द्वारा किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द यूनियन ऑफ इंडिया हैज बीन स्टेटेड इन द प्रियम्बल। प्रस्तावना में भारत संघ को क्या कहा गया है, ठीक है ना। तो प्रस्तावना में जो भारत संघ है इसको यूनियन कहा गया। क्या कहा गया है? यूनियन, या फिर एक तरीके से देखो वास्तविकता क्या है, प्रस्तावना में भारत संघ को क्या कहा गया है? तो भारत एक गणराज्य है। क्या है? गणराज्य, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है संघ, और संघ का मतलब होता है संघ, राष्ट्र का कोई मतलब नहीं, ठीक है। गणराज्य कहा गया है क्योंकि भारत एक गणराज्य था। तो रिपब्लिक कहा गया है क्योंकि जब भारत को एक अलग, मतलब भारत को जब कंप्लीटली स्वतंत्र कराया गया तो ये एक गणराज्य के रूप में कार्य किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, प्रस्तावना द्वारा संविधान के कितने उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया था? हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन क्लेरिफाइड बाय द प्रियम्बल, ठीक है। तो ये जो प्रियम्बल है इसके द्वारा ऑप्शन 3 है, 4 है, 5 है, 6, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी वाला। 5 उद्देश्यों को क्या किया गया था? स्पष्ट किया गया था, 5 उद्देश्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उद्देश्य व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए उसके अधिकारों को प्रदान करना है? तो ये जो तीनों है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम and at providing the necessary right to the individual for his complete development। तो यहाँ पे सही आंसर तीनों हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वतंत्रता, नागरिकता, समानता, ये तीनों हो जाएगा। ये तीनों चीजें जब होंगी तभी एक व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसका अर्थ सभी नागरिकों को समान स्थिति एवं अवसर प्रदान करना होता है? हु मीन्स प्रोवाइडिंग द इक्वल स्टेटस अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वलिटी। इक्वलिटी एक तरीके से क्या कहती है? समान स्थिति से, समान रूप से सभी को क्या मिलना चाहिए? ऑप्शन मिलना चाहिए सब कुछ करने का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अधिकार जो होते हैं, ये कई प्रकार के अधिकार भी दिए गए। फंडामेंटल राइट में 7 राइट दिए गए थे, बाद में 6 राइट कर दिए गए, ठीक है ना। जो प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके अनुसार कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान है, उन्हें समान रूप से कानून की सुरक्षा प्राप्त है। अकॉर्डिंग टू होम ऑल सिटीजन्स are equal in the eyes of law have equal protections of law, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा, संविधान भी है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, ठीक है। तो 23 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संविधान, क्योंकि संविधान सभी लोगों को इक्वल, एक तरीके से इक्वल राइट भी प्रदान किया है, इक्वल फ्रीडम भी प्रदान किया है, सब कुछ ओवरऑल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भारत में संविधान के सिद्धांत का दिग्दर्शन किसके निर्देशन में तैयार 1895 के स्वराज विधेयक में होता है, ठीक है। इन इंडिया द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस आर रिफ्लेक्टेड इन द स्वराज बिल 1895 प्रिपेयर्ड अंडर हुज डायरेक्शन? 4 ऑप्शन है, यूं, गोखले, गांधी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक के ये वही बाल गंगाधर तिलक है
जिसने क्या कहा था भाई, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आगे देखो, किसके बाद महात्मा गांधी ने भी 1922 में यही विचार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों के हिसाब से ही होना चाहिए या फिर भारतीयों के इच्छा अनुसार होना चाहिए, बताइए तो। आफ्टर whom महात्मा गांधी also expressed the same view in 1922 that the Indian Constitution would be according to the wishes of the Indians। तो गोखले के बाद या फिर तिलक या फिर सरदार पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनके बाद जो है 1922 में जो गांधी जी हैं वो भी इसी व्यू को अपनाते हैं कि ना ना ना, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो होना चाहिए, इंडियन जो संविधान होना चाहिए, वो भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।